हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और आप सभी लोगों को बच्चों में क्वांट पढ़ाता हूं। 2025 अगर आप बैंक एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि तैयारी कहां से करें, कैसे करें। सेल्फ स्टडी करें, यूट्यूब से पढ़ें या फिर कोई पेड कोर्स ज्वाइन करें। तो इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। किताबों को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें हमें खरीदनी है अगर 2025 या 2026 हम लोग टारगेट कर रहे हैं। बच्चों, मैं ऐसा समझता हूं कि यदि व्यक्ति के पास समय बहुत है ना, तो चीजों को वो एक्सप्लोर कर सकता है, चीजों को समझ के एक अच्छे परिणाम में बदल सकता है। जो लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं, शुरुआत से लग जाते हैं, जिनके पास काफी समय होता है, मैं देखता हूं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करते हैं। और आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि आपको एक सही गाइडेंस, एक सही मेंटरशिप मैं प्रोवाइड करूं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखना और मेरी बातों को समझना कि जितनी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, वो कितनी बातें आप अगर फॉलो करेंगे ईमानदारी से, तो आपको वीडियो के अंत में लगेगा कि मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल सकता हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि 2025 में दो बैंक एग्जाम की तैयारी कैसे करें। बस इतना कर लो कि सिलेक्शन पक्का। जब आप बैंक एग्जाम की बात करते हो तो सवाल सबसे पहला मन में आता है कि सर बैंक एग्जाम ही क्यों, एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों नहीं। तो इसका बहुत अच्छा जवाब होता है कि अगर मैं बैंकिंग की तैयारी करता हूं तो मेरे पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। क्योंकि बैंकिंग में क्या होता है कि जनवरी के आसपास एक कैलेंडर आता है, जो कैलेंडर आपको पूरे साल की एग्जाम डेट बताएगा। सबसे मजे की बात, और मजे की बात कि बैंकिंग में पूरे साल भर में 6 पेपर होते हैं बच्चों, 6 पेपर अलग अलग। अब ये 6 पेपर कौन कौन से होते हैं सुनिए। सबसे पहला पेपर होता है आईबीपीएस का, आरआरबी का। तो आरआरबी के 2 पेपर होते हैं, पीओ और क्लरिकल। एक क्लर्क लेवल का पेपर हुआ, एक पीओ का हुआ। उसी तरीके से आईबीपीएस का पीओ और आईबीपीएस का क्लर्क, तो 2 पेपर ये, 2 पेपर 4। इसी तरीके से 2 पेपर और मान लो एसबीआई का पीओ, एसबीआई का क्लर्क। तो 2 पेपर, 2 4 2 6, ये 6 पेपर हर साल होते हैं, ये फिक्स है बच्चों। मतलब ऐसा बहुत रेयरली होगा कि 6 पेपर हो ही ना। अब मैं अगर एसएससी की तैयारी करता हूं तो एसएससी सीजीएल एक ही होता है, लेकिन यहां अपॉर्चुनिटी कितनी है, 6 है। प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा है पास होने की। दूसरा, बैंक एग्जाम को फॉर्म भरने वालों की संख्या जो हर साल होती है, वो 7 से लेकर 10 लाख तक पहुंचती है मैक्सिमम। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, जैसे एसएससी में आपने देखा होगा 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं, काफी सारे फॉर्म भरे जाते हैं। यहां फॉर्म फिलिंग भी थोड़ी सी कम होती है। और दूसरी बात, ये 6 के अलावा कुछ हमारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो आते रहते हैं, जैसे आरबीआई का ग्रेड बी हो गया, वो भी हर साल आता है। आर्मी असिस्टेंट कभी आता है कभी नहीं आता, तो उसकी भी एक उम्मीद लगी रहती है। एफसीआई की वैकेंसी बैंकिंग के आधार पर होती है, एफसीआई का पैटर्न पूरा बैंकिंग का हो गया है। इंश्योरेंस के पेपर हो गए। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक प्रिपरेशन में आपको मल्टीपल जगह हाथ आजमाने का मौका मिलता है, तो इस वजह से बैंक एग्जाम को ज्यादातर लोग ऑप्ट करते हैं। कि जिनको नौकरी चाहिए होती है, वो पहली प्रायोरिटी बैंक एग्जाम को रखते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट 6 महीने के अंदर आपको नौकरी दे देगा। मतलब आप ये समझ लीजिए, आपने अगस्त में एग्जाम दिया तो जनवरी तक आपके पास एक नौकरी का कागज होगा। 1 साल के अंदर सारा कुछ खत्म हो जाता है। फास्ट प्रोसेस है इसका, बहुत फास्ट प्रोसेस। प्री हुआ 20 दिन बाद रिजल्ट, मेंस हुआ उसके 20 दिन बाद रिजल्ट। तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, इस वजह से ही बच्चे बैंकिंग की तैयारी शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि बैंकिंग क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है ना। अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बाद कि शुरू करें कहां से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बैंक एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास बच्चों 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है मैथ्स, दूसरा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, तीसरा सब्जेक्ट होता है बच्चों रीजनिंग, और चौथा सब्जेक्ट होता है बच्चों जीए। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपके प्री में आते हैं, पहले ये आपके बच्चों प्रीलिम्स में आते हैं, और जब आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और फिर मेंस में आपको जीए भी मिलेगा। ठीक, तो कुल मिला के हमें चारों विषय को समझना है कि चारों विषय आपको पढ़ने हैं। अब दूसरा सवाल आपके मन में ये होगा कि सर चारों विषय में इनका सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस बताओ। तो सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो मैथ्स का सिलेबस है हमारा, सुनिए, जो हमारे मैथ्स का सिलेबस है वो हम 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं।
कितने हिस्सों में बच्चों? 3 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा होता है हमारा स्पीड मैथ्स का। अगर आप नोट्स करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो कि मैथ में पहला हिस्सा होता है हमारा स्पीड मैथ्स का, दूसरा हिस्सा होता है हमारी डीआई का, और तीसरा हिस्सा होता है बच्चों हमारे अर्थमेटिक का। ठीक है, तो मैथ्स हमारे 3 हिस्सों में टूट जाता है। प्री में हमारी जो मैथ्स होती है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होती है। जो स्पीड मैथ्स का वेटेज होता है बच्चों वो 10 से 15 मार्क्स का होता है। 10 से 15 मार्क्स का वेटेज हमारा स्पीड मैथ्स का होता है। अगेन डीआई का वेटेज भी 10 से 15 मार्क्स का होता है, और अर्थमेटिक का वेटेज प्री में 10 से 12 मार्क्स का होता है। जब आप मेंस में जाओगे तो ये वेटेज क्या होता है कि डीआई अर्थमेटिक का वेटेज बढ़ जाता है, स्पीड मैथ्स का और कम हो जाता है। ये वेटेज मैंने आपको प्री का बताया। ठीक है, जब आप मेंस में जाओगे तो यही वेटेज आपका 15 से 20 क्वेश्चन बढ़ जाता है, और अर्थमेटिक भी आपका 10 से 12 ना होके 15 से 18 क्वेश्चन बढ़ जाता है, और स्पीड मैथ्स कम होके 4 से 5 क्वेश्चन का रह जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि सिलेबस बिल्कुल सेम है, लेकिन जो क्वेश्चंस के पैटर्न्स है वो प्री और मेंस में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं कि प्री में थोड़ा स्पीड मैथ्स ज्यादा होता है तो मेंस में कम हो जाता है, अर्थमेटिक और डीआई मेंस में ज्यादा बढ़ जाती है, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी मेंस में थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि स्पीड मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, डीआई में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए कि स्पीड मैथ्स का जो सिलेबस है वो सिलेबस बच्चों ये है। ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट, ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक चीज आपसे जरूर बोलूंगा कि इस सिलेबस को, एक मिनट, इस सिलेबस को आप समझना पहले ध्यान से। ठीक है, मैं इसको और क्लीन करके दिखा दे रहा हूं। इस सिलेबस को अगर आप समझेंगे तो आपको एक बात और दिखेगी, एक मिनट, देखो, आप इस सिलेबस को अगर देखेंगे तो आपको एक चीज बड़ी यहां पे अच्छी दिखेगी, आप थोड़ा क्लीन दिख रहा होगा कि वैदिक मैथ्स और फास्ट कैलकुलेशन का रोल क्या है। वैदिक मैथ्स टू फास्ट कैलकुलेशन का मतलब यह है कि जब आप बैंकिंग एग्जाम में स्पीड मैथ्स के सवाल सोल्व करते हो तो उसमें कुछ ट्रिक से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। उन ट्रिकों का मैंने जिक्र किया है वैदिक मैथ्स में। नंबर सिस्टम में आपको बेसिक नंबर सिस्टम, बेसिक नंबर की जानकारी चाहिए, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, यूनिट डिजिट हो गया, और बेसिक नंबर के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, फ्रैक्शन, डेसिमल, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास, सर्ट्स, इंडेक्सेस भी आ जाएगा नंबर सिस्टम में, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग, रॉन्ग और क्वाड्रेटिक। बच्चों ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये वाला सेगमेंट आपको तकरीबन तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया था, आपको ये वाला सेगमेंट 10 से 15 मार्क्स आपको प्री में दे रहा है बच्चों, 10 से 15 मार्क्स। तो अब आप सोच सकते हो कि जब 10 से 15 नंबर मेरे प्री में आ रहे हैं तो ये सेगमेंट मुझे सबसे पहले शुरू करना चाहिए, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है, एक बारी में समझ में आएगा और चीजें बड़ी आसान लगेंगी बच्चों आपको। ठीक है, अगर मैं आगे चलूं कि स्पीड मैथ्स का सिलेबस, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि 25 में तैयारी कैसे करें, तो पहला हिस्सा मैथ्स का हो गया, सिलेबस ये रहा। दूसरा हिस्सा आता है बच्चों हमारे अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक की अगर मैं बच्चों बात करूं तो अर्थमेटिक में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने आपसे कहा परसेंटेज, पहला चैप्टर परसेंटेज से शुरू किया, दूसरा आपने कहा प्रॉफिट लॉस, फिर आपने कहा एसआईसीआई, रेशियो, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एज, एवरेज। पहले फेज में हम लोग इन चैप्टर को पढ़ते हैं और दूसरे फेज में बच्चों हम इन चैप्टर को पढ़ते हैं। तो जितने चैप्टर्स मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके अर्थमेटिक के चैप्टर जिन पे बैंकिंग में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तीसरा फेज आता है हमारा डीआई। तो डीआई का सिलेबस क्या है, देखिए, टैबुलर डीआई हो गई, मिसिंग डीआई हो गई, बार ग्राफ, पाई चार्ट, अर्थमेटिक पे डीआई, लाइन ग्राफ, कुमुलेटिव डीआई, मिक्स्ड, केसलेट, वेरिएबल बेस्ड, रेडार ग्राफ, और ये आपकी केसलेट वेन डायग्राम। ये बेसिकली प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं कि प्रीलिम्स में डीआई का सिलेबस क्या होता है। आप क्या कर रहे हैं, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप सिलेबस को नोट डाउन भी कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये देखिए, आप वीडियो को वहां पे पॉज करना और सिलेबस लिख लेना कि ये सारा सिलेबस सर प्री का बता रहे हैं। मेंस में क्या होगा कि अर्थमेटिक तो सेम रहेगा, अर्थमेटिक तो सेम रहेगा, मेंस में क्या होगा, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई ऐड हो जाएगी, स्कैटर, स्कैटर ग्राफ, बबल ग्राफ, है ना, फनल चार्ट, फ्लो चार्ट, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट चार्ट एड ऑन हो जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, मेरी सजेशन मान के, सबसे पहले आप पूरा स्पीड मैथ्स का सिलेबस नोट डाउन कीजिए। स्पीड मैथ्स के सिलेबस के बाद आप अर्थमेटिक का सिलेबस नोट डाउन कीजिए। अर्थमेटिक के सिलेबस के बाद आप डीआई का सिलेबस को नोट डाउन करिए। सिलेबस नोट डाउन में क्यों पहले करवा रहा हूं, ताकि आपको यह पता हो कि जिस जगह हमें पहुंचना है, आखिरकार उस जगह जाने के लिए कितने हमें
जगह पर हमें स्टॉपेज लेना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपके सारे के सारे डेस्टिनेशन है कि एक एक करके आपको इनको काटते हुए चलना है। जब आप पूरा अर्थमेटिक समझ गए, पूरा डीआई, पूरा स्पीड मैथ समझ गए, तो आप प्री भी बहुत आराम से निकाल लेंगे और मेंस भी निकालने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही आपका मैंने कहा है कि सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि सर इतना सारा सिलेबस कवर कैसे किया जाए, मन में अंदर से डाउट हो रहे हैं, इतना सिलेबस है सर कैसे कवर करें। तो मैं कहता हूं कि आप 2025 को टारगेट कर रहे हो, 2025 का जो एग्जाम होगा बच्चों, 2025 का एग्जाम कब होगा जरा मुझे बताओ। तो आपने कहा सर 2025 का जो एग्जाम होगा, एक मिनट, जो 2025 का एग्जाम होगा, एक मिनट, जो 2025 का एग्जाम होगा बच्चों वो कब होगा पहले मुझे बताओ। तो आपको पता है कि 2025 का जो एग्जाम होगा वो आपका अगस्त 2025 से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं आज से इस वीडियो को बना रहा हूं सितंबर में, तो मेरे पास कितना टाइम है? टाइम बहुत है सर। आप क्या करिए, 4 महीने, शुरुआत के 4 महीने ज्यादा मत पढ़िए कि 8 घंटे 9 घंटे नहीं पढ़ना है सर। 4 महीने मेरे कहने पर डेली 2 से 3 घंटे पढ़ के देखिए, बस, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, 2 से 3 घंटे। अब 2 से 3 घंटे पढ़ के निकल जाएगी नौकरी, निकल जाएगी जी। मैंने कहा 2 से 3 घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम। आप क्या कीजिए, डेली 1 घंटा मैथ पढ़िए। आप पहले महीने का टारगेट लीजिए, ज्यादा नहीं। अगर आपको पहले महीने में कॉन्फिडेंस आ गया तो आगे महीने भी कंटिन्यू करना, वरना मत करना, यही आपको मजा आ जाएगा। अब सुनो, पहले महीने मैंने कहा कि वैदिक मैथ्स आप पूरा समझिए, आप सिंप्लीफिकेशन को पूरा समझिए, आप अप्रोक्सीमेशन को पूरा समझिए, आप मिसिंग नंबर सीरीज को समझिए, आप रॉन्ग नंबर सीरीज को समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझिए, और एक चैप्टर मैंने अर्थमेटिक का स्टार्ट किया, रेशियो प्रोपोर्शन। आप 1 महीने का टाइम दीजिए और 1 महीने में इन सारे चैप्टरों को पढ़िए। अब इन्हें पढ़ना कहां से, किताबों से पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, किताबों से पढ़ने से क्या होता है कि हमें पढ़ना है, समझना है, फिर अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो फिर आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि यार नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। आप क्या करिए, इसके लिए मेरा एक फाउंडेशन बैच पकड़ लीजिए। फाउंडेशन बैच में आपको कुछ नहीं करना है, मैंने सब बता रखा है, सब कुछ, कि भाई वैदिक मैथ्स में कौन कौन सी ट्रिक है जो बैंकिंग में काम आएंगी, क्योंकि मैं 9 साल से बैंकिंग ही पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि कौन कौन से ट्रिक्स पे क्वेश्चन बनता है। खुद एग्जाम भी देता हूं मैं। अभी मैं आरआरबी पीओ का एग्जाम दे के आया था, 40 में से मैंने 32 क्वेश्चन किए, जहां बच्चे 20-22 कर पा रहे थे। इसके अलावा तुम्हारे आरआरबी क्लरिकल में मैंने 38 अटेम्प्ट किए, जो कि पेपर में बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें तो 35 क्वेश्चन तक ही हम पहुंच पाए मैक्सिमम। तो मैं खुद एग्जाम देता हूं, अपने क्वांट सेक्शन को भी देखता हूं बहुत जल्दी। मेरा भी यही कहना है कि कैसे मैं उन क्वेश्चनों को जल्दी कर पाता हूं, टेक्निक्स में आपको सिखाता हूं कि भाई ऐसे सवाल बनते हैं। जब ये वाला सेगमेंट आप करोगे तो आप महसूस करोगे कि 1 महीने में आपके 10 से 15 नंबर आपके आ रहे होंगे। अब ये पता कैसे चलेगा? आप 1 महीने इन चैप्टर को करना और उसके बाद प्रीवियस ईयर 2023 या फिर 2024 के मेमोरी बेस्ड पेपर देख लेना है, ठीक है? यूट्यूब पे देख लेना, चाहे आपने किसी टेस्ट सीरीज का पब्लिकेशन लिया, वहां से आप चेक करना। आपको दिखेगा यार कि मेरे 1 महीने में 10 से 15 नंबर तो आने लगे। यानी अगर मैं इसी रफ्तार से चलता रहूं, 1 घंटा रोज पढ़ता रहूं, तो यार 4 महीने में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 4 महीने के बाद अगले 4 महीने रिवीजन अच्छे से करना है, 8 महीने, और अगले 4 महीने जी जान लगा के मेंस करूंगा, तो 1 साल बाद मैं पहली बार एग्जाम दूंगा, नौकरी निकल जाएगी। भाई सिलेबस तो यही है ना जो मैं बता रहा हूं, उसके बाहर तो कुछ नहीं है। 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, खत्म। तो आपने महसूस किया कि पहले महीने में मेरे ये चैप्टर कंप्लीट हुए, मैंने कहा 10 से 15 नंबर बनने लगेंगे, आप इसको चेकआउट भी कर लेना लास्ट ईयर का पेपर लगा के। अब जैसे आप दूसरे महीने में जाओगे तो फिर दूसरे महीने में आपके अर्थमेटिक शुरू हो जाएगा, ये देखिए डीआई शुरू हो जाएगा। अब आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी सर मुझे कोई किताब पढ़नी चाहिए। देखिए आजकल क्या है ना, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, चीजें इतनी अच्छी हो गई है। जब मैं 2014 में तैयारी करता था तो हम लोग ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ते थे और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कि यार हमें कंटेंट ढूंढना है, किताबें ढूंढनी है, टीचर 1 घंटा पढ़ाएगा। किसी दिन हमारे घर में कोई इमरजेंसी हो गई, हम क्लास नहीं कर पाए, तो फिर अपने क्लासमेट से पूछो भाई सर ने क्या पढ़ाया था, या फिर किसी दिन सर से पूछो कि सर आपका कोई टॉपिक किसी और क्लास में चल रहा है। ऑनलाइन ने इन सारी समस्याओं को दूर किया है। अगर आप महसूस करोगे परसेंटेज ना बच्चों, मैंने 8 लेक्चर में पढ़ाया, सोचिए 8 लेक्चर में पढ़ाता हूँ, 8 से 9 लेक्चर लेता हूं मैं परसेंटेज पढ़ाने में, और ये 8 से 9 लेक्चर में मैं सारा कुछ दे देता हूं बच्चे को। मतलब एक क्लास में, आप सुनना, एक क्लास में मैं कम से कम 20 क्वेश्चन मिनिमम कराता हूं, तो 8 क्वेश्चन क्लास में कितने हो गए जी?
आपने कहा 160 क्वेश्चन तो मैंने बैच में ही करा दिए। अरे 160 करने के बाद किताब की जरूरत है? अंदर से पूछो, नहीं है। 160 क्वेश्चन को ही आप करते रहिए 2-3 बार, आपको एग्जाम में हूबहू सवाल दिखेंगे। ठीक उसी तरीके से आपके ये सारे चैप्टर चलेंगे आगे चल के। दूसरे महीने में आपको सेम 1 घंटे मेरी क्लास करनी है और मेरी क्लास का टाइमिंग 7 PM है। ठीक है, अभी जो मेरा नया बैच चल रहा है उसके बारे में भी लास्ट में बताऊं। ठीक, इसके बाद आपने कहा तीसरे महीने में हमने बचे हुए चैप्टर किए और चौथे महीने में हमने बचे हुए चैप्टर कंप्लीट करे। तो हमारा 4 महीनों में बहुत आराम से अगर मैं पढ़ूंगा तो 4 महीनों में मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा जी। पूरा सिलेबस बच्चों मेरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा आराम से। मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आपने मैथ्स के चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट किए, ऐसे ही आप रीजनिंग इंग्लिश का भी मैं सिलेबस दिखाऊंगा, उनको भी बांट लेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि शुरुआती फेज में शुरुआत के 4 महीने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के साथ जाओ, और जब आपके 4 महीने में तीनों सिलेबस हो जाए फिर आप जीए को डाउन कर लो 4 महीने के बाद, है ना। क्योंकि शुरुआत में चारों चैप्टर को बहुत टाइम दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 4 घंटे तो हमारे फाउंडेशन में जा रहे हैं, फिर रिवीजन भी। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप शुरुआत में 3 चैप्टर के साथ जाइए। आप ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप जीए मत पढ़िए, आप पढ़िए बिल्कुल, अगर आपके पास समय है तो। इवन मैं तो बच्चों को यह भी बोलता हूं कि शुरुआत में आप कोई 2 सब्जेक्ट के साथ भी जा सकते हैं, जिससे आप कंसिस्टेंट रहें, रेगुलर रहें। मैं ये नहीं कहता कि आज 4 घंटे पढ़ लो, कल 3 दिन गायब हो जाओ। आप चाहे 2 घंटे का शेड्यूल बनाएं, चाहे 3 घंटे का शेड्यूल बनाएं, लेकिन उसे कंसिस्टेंट बनाएं कि भाई मैं इसको फॉलो करूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो 4 महीनों में आपका पूरा मैथ का सिलेबस खत्म हो जाएगा जब आप डेली 1 घंटे क्लास कर रहे हो, और 1 से 2 घंटे की क्लास में आपका ये सारा सिलेबस 4 महीने में खत्म हो जाएगा। ये सिलेबस आप 2 महीने में भी कर सकते हो, वो आपकी कॉल है। कैसे? आपको ज्यादा फिर टाइम देना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट किए बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात अपने जहन में बैठा लो। लोग क्या करते हैं, आते हैं सर 2 महीने में एग्जाम क्रैक करा दो। अरे भाई अब उसे क्या बताऊं कि 2 महीने में तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन वो लोगों से सुन के आ रखा है कि 3 महीने में नौकरी निकाल दीजिए हमने तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले ना दुनिया को सुनना बंद करो, खुद के अंदर से सुनो। आपको मेरे वीडियो को देख के समझ आ रहा होगा कि भैया इतने चैप्टर है, 4 महीने लग जाएंगे इसे कवर करने में अगर मैं एक नॉर्मल स्पीड से चलूंगा। बात समझो। तो आप 4 महीने पहले दिमाग में सेट कर लो कि 4 महीने तो सिलेबस को देने ही देने हैं। 4 महीने सिलेबस को दो ईमानदारी से, ठीक है। सिलेबस खत्म हुआ, खत्म होने के बाद फिर आप क्या करिए, उसको रिवीजन फेज में ले आओ। ऐसे नहीं कि 4 महीने बाद बहुत, देखो अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आप थोड़े होशियार बच्चे हो, तो आपको पहली बारी में समझ में आएगा और पहली बारी में रिवीजन करोगे तो उड़ जाएगा पेपर। लेकिन कुछ लोग थोड़े मैथ्स में कमजोर होते हैं, तो 4 महीनों के बाद उनको मैं बोलूंगा एक फेज और रिवीजन फेज में आ जाओ। 2 महीने का और रिवीजन फेज लगा लो, है ना। प्रैक्टिस कर लो उसकी अच्छे से, जो आपने पढ़ा उसी को रिवाइज कर लो। तो जब आप 4 महीने और 6 महीने आप करोगे, तो अगर जैसे आप सितंबर में तैयारी कर रहे हो, अभी आप स्टार्ट कर दीजिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक 4 महीनों में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। जनवरी में आपका कैलेंडर आएगा 25 के लिए। जनवरी, फरवरी 2 महीने रिवीजन करो। मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने मॉक टेस्ट करो। जुलाई में भी मॉक टेस्ट करो। अप्रैल में आपका पेपर, अगस्त में आपका पेपर होगा। ये एक तैयारी है, एक सिस्टमैटिक प्लान, एक रोड मैप प्लान है। अब जैसे प्लान मैंने आपको मैथ्स का दिया 4 महीनों का, 4 महीनों का जो मैंने आपको सिलेबस मैथ्स का दिया, ऐसे ही सिलेबस मैं आपको इंग्लिश और रीजनिंग का भी दे रहा हूं। इंग्लिश में क्या होता है कि अगेन सिलेबस को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले ग्रामर। अब जैसे कि हालांकि इंग्लिश में विशाल सर आपको काफी अच्छे से बताएंगे, इंग्लिश के लिए आप फॉलो करेंगे विशाल सर को। अब ग्रामर जो बेसिकली आपके 15 चैप्टर्स हैं जो लिखवाए हैं मैंने, ये 15 चैप्टर विशाल सर आपको पढ़ाएंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब देखिए ये ओल्ड पैटर्न है कि नाउन पढ़ना, नाउन के रूल पढ़ना। आपको समझना क्या है कि जो ग्रामर है एग्जाम में, वो ग्रामर आपको पूछी जा रही है एरर रिडक्शन के फॉर्म में, ग्रामर पूछ रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में, ग्रामर पूछ रहा है सेंटेंस को कनेक्ट करने की फॉर्म में, सेंटेंस स्टार्टर की फॉर्म में आपके ग्रामर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे वो नहीं आएगा कि जैसे आपने एसएससी की ग्रामर देखी होगी कि आप एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वहां पे पूछा जाता है। यहाँ थोड़ा सा आपको जो ग्रामर दिखेगा, मैं आपको बोलूंगा ग्रामर का वेटेज थोड़ा सा यहाँ पे कम रहता है ना। तो ये वाले क्वेश्चन आपको 5 से 8 क्वेश्चन ही मिलेंगे एरर डिटेक्शन के। क्लरिकल के एग्जाम में थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ज्यादातर सेगमेंट इसमें आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जैसे आपने देखा होगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 8 से 9 क्वेश्चन बन जाते हैं 30 में से, है ना। तो ये वाला कॉम्प्रीहेंशन और वोकेबलरी
रीडिंग अगर अंग्रेजी में बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रीडिंग पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आप केवल रूल रट के एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि इंग्लिश का मतलब है रूल रटना, जबकि आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बैंकिंग एग्जाम की इंग्लिश टोटली डिफरेंट है बच्चों अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की इंग्लिश से, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीडिंग पे आपको काम करना है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 नंबर का आता है, क्लोज टेस्ट आ गया, पैरा जंबल आ गया, रीअरेंजमेंट आ गया, मैच द सेंटेंस, पैराग्राफ फिलर, इन्फरेंस क्वेश्चन आ गया। आप देखोगे वर्ड स्वैप पे क्वेश्चन बन गया, वो कैप पे आ गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ गया, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, वर्ड यूसेज, वर्ड फिलर। तो ये चीजें आपकी अच्छी होती है एक सेगमेंट से। उस सेगमेंट का नाम है एडिटोरियल, आपने सुना भी होगा, है ना। तो एडिटोरियल करने से आपकी वोकेब और आपका रीडिंग ये अच्छा होगा। एडिटोरियल को करने से वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। तो एक क्लास आप एडिटोरियल, पहले आप ये देखो कि विशाल सर पढ़ाते कैसे हैं और आपको एडिटोरियल पढ़ना कैसे। 15 से 20 दिन उनकी क्लास लो। आप जब उनकी क्लास लेके पढ़ना सीख जाओगे, फिर उनकी क्लास बंद करके फिर आप सेल्फ करो। ऐसे नहीं कि आप उनकी क्लास को फॉलो करो, वो खुद भी बोलते हैं इस बात को कि 15 से 20 दिन आप पहले उनसे देखो, उनसे सीखो कि वो कैसे पढ़ना है एडिटोरियल। जब आप उनसे सीख जाओगे फिर आपको खुद नहीं करना, रोज एडिटोरियल आता है, आपको अपने काम की जानकारी समझ में आ जाएगी, उसको एक्सट्रैक्ट करो और एक नोट्स बना के चलते हुए चलो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई पैसेज पढ़ा एग्जाम में, मान लीजिए पैसेज आ गया फॉर एग्जांपल पिंक टैक्स के ऊपर, आपको पैसेज पढ़ना आता है, आपको पता है कि यार ये पैसेज तो मैंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले द हिंदू में पढ़ा था, या मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, नहीं मैंने तो ये कहीं और पढ़ा था। तो पैसेज से कई बार आपको एरर मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाता है, वोकेबलरी मिल जाती है, तो वो आपको बहुत हेल्प करती है। तो ये वाला सेगमेंट के लिए एडिटोरियल और ग्रामर के लिए सर आपको रूल्स बताएंगे, उन रूल्स को फॉलो करो। ऐसा भी नहीं कि नाउन के सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि बैंकिंग एग्जाम्स में नाउन पे कुछ रूल्स पर्टिकुलर हो जो हर बार पूछे जाते हो, तो वो सर आपको बता देंगे कि भाई ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर सवाल बनने की उम्मीदें ज्यादा होती है। तो इंग्लिश के लिए भी मैं बोलूंगा आप एक कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप टू द पॉइंट बात करोगे, रेदर देन सपोज करो मैंने एसपी बख्शी की किताब उठाई या फिर कोई और किताब उठाई मैंने इंग्लिश के लिए और मैं उससे रूल्स पढ़ने लगा हूं। जो किताबें बनी है ना बच्चों मार्केट में, वो बनी है फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक एसएससी, सीडीएस, डिफेंस, एनडीए, है ना, सब एग्जाम्स के लिए वो किताबें बनी है। आपको बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके काम की चीज क्या है, ये आपको नहीं पता होगा। तो वो टीचर वहां पे हेल्प करता है कि यार ये वाला रूल ना एसएससी में ज्यादा आता है, भाई बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप क्या करना है, कोर्स के साथ जाना, उसमें आपको टू द पॉइंट चीजें समझ में आएंगी। आप इधर उधर नहीं डाइवर्ट होंगे, आपका 2 महीने 3 महीने खराब नहीं होगा। बहुत लोग मैंने देखा है मेरे पास बाद में आते हैं, सर आप पहले क्यों नहीं मिले, हमने 2-3 महीने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ी या फिर हमने किताबें पढ़ी, हमारे वो समय खराब हो गया, लौट के नहीं आएगा। ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपका समय खराब ना हो। उसी तरीके से आपका फिर ये हो गया रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग में आपने कहा कुछ हमारे मिसलिनियस टॉपिक है, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, स्लॉग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग। ये चैप्टर आपके 1 महीने में कवर हो जाएंगे आराम से। उसके बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है, पजल करना है, बॉक्स पजल, मंथ बेस्ड पजल। पजल भी बहुत तरह की, 4-5 तरह की पजल है। एक बार आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि यार पजल को बनाने में ही 10 से 12 मिनट लग रहे हैं, होगा, आपको समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन लिखा है कि 7 मेंबर आर फेसिंग नॉर्थ, है ना, नॉर्थ देख रहे हैं और ये मेंबर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दिस एंड दिस, है ना, दो उसके इमीडिएट है, कुछ वर्ड कंफ्यूज करेंगे। तो जब आप पजल को स्टार्टिंग में सीखोगे, पुनीत सर से उनकी क्लासेस करोगे, आपको आइडिया लगेगा कि किसको कैसे प्लेस करना है ना। पजल में आपको पोजीशनिंग कैसे डिफाइन करनी है, अगर नॉर्थ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, सर्कल में बैठे हैं, इन आउट देख रहे हैं ना, बॉक्स पजल है, आपको कैसे फिलअप करना है। तो जब आप कंडीशन पढ़ोगे, सर के साथ में सीखोगे, तो आपको आइडिया होने लगेगा और जो 15-20 मिनट की पजल शुरुआत में बन रही थी वो घट के 4-5 मिनट में आ जाएगी, क्योंकि फिर आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ यार इस तरह के क्वेश्चन में नॉर्मल स्टेटमेंट यही लिखे होते हैं, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल तकरीबन 15 से 20 मार्क्स कवर करता है और ये तकरीबन 25 मार्क्स तक की पजल पेपर में आने लगी है और 10 से 15 मार्क्स का ये आने लगा है। क्लरिकल में हालांकि इस सेगमेंट का रोल जरा ज्यादा हो जाता है और मेंस में आपके पास लॉजिकल, डेटा सफिशिएंसी और मशीन इनपुट, ये तो सब रहेगा ही। उसी तरीके से लास्ट सेगमेंट आपका जीए है, जो कि आपके मेंस एग्जाम्स में आता है। तो जीए भी 3 तरीके की है हमारे पास में। सबसे पहली जीए हमारे पास करंट अफेयर है,
दूसरा हमारे पास बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स, यानी कि आपका पूरा बैंकिंग हो गया। और तीसरा हो गया बच्चों आपका स्टैटिक जीके। तो 3 फेज में आपको ये अपना पढ़ना है। मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले आप अपने 3 सेगमेंट को कवर कर लीजिए। जब आपके तीनों सेगमेंट काफी अच्छे हो जाएं, फिर आप बैंकिंग को पकड़िए और बैंकिंग के तीनों सेगमेंट अच्छे कीजिए। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है बच्चों। और इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए 4 से 5 महीने दीजिए, लग के दीजिए। मेरी कॉल तो यही रहती है कि आप इधर उधर ना भटके, एक फाउंडेशन कोर्स में एंट्री ले और उस फाउंडेशन कोर्स को आराम से पढ़े। क्योंकि सबसे जरूरी क्या होता है मैं आपको बताता हूं बच्चों। जैसे बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि सर कहां से शुरू करें। मैंने कहा एक बैंकर फाउंडेशन बैच आप लगा लीजिए, 4 महीने की प्रॉपर लाइव क्लासेस लीजिए, टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए और अपने सिलेबस को पहले कंप्लीट कीजिए। अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करोगे, मैं फिर बोल रहा हूं, सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, 2 महीने लोग आते हैं, पढ़ते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर कहते हैं सर अब शुरू से शुरू करूं। ये प्रिपरेशन सबसे खराब प्रिपरेशन होती है। आपने मेहनत करी, एक गड्ढा खोदा, आपको दिखा कि पानी नहीं निकला, आप यहां पे मेहनत को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। आपने 2 महीने यहां मेहनत करी, आपको दिखा रिजल्ट नहीं आया, छोड़ के आप दूसरी जगह चले गए। फिर आपने 2 महीने यहां मेहनत करी, आपको रिजल्ट नहीं दिखा, फिर आप तीसरी जगह चले गए। आप क्या करते रहते हो, आपको विश्वास होता है कि 2-2 महीने में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो शायद जो दूसरा बंदा होगा, जो दूसरा मेंटर होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा, जबकि ये एक बहुत खराब स्ट्रैटेजी है। मेरा कहना है कि आप मेंटर मत बदलिए, खुद को बदलिए। आप ये देखिए कि मैं किसी भी एक मेंटर को फॉलो करूं, तब तक फॉलो करूं जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि यार इस मेंटर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो शुरुआती फेज में उस मेंटर के साथ को, मैं ही हूं सपोज, आप मुझसे पढ़ रहे हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो फिर कंटिन्यू फॉलो कीजिए सिलेक्शन तक। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको किसी और का अच्छा लग रहा है, तो जिसको भी आप फॉलो करो उसे कंटिन्यू फॉलो करो। कुछ लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम और होती है कि यार सर उन टीचरों को तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्या पता वो ज्यादा अच्छे होंगे। दरअसल अपने यहाँ क्या चलता है, भेड़ चाल भी चलती है। मैं आपको बताता हूं, बहुत लोगों का करियर सिर्फ इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि वो अपने मन से नहीं, दूसरों के मन से चलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक दुकान पे सेल लगी है, 50 रुपए की सेल। आपने देखा बहुत सारे लोग वहां सामान खरीदते हैं। भाई 50 रुपए की सेल अगर आपको मिल रही है वहां पे, आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत सही मिल रहा है, काफी लोग खरीद रहे हैं, अच्छा होगा। ये एक वहम है बच्चों। ये आपकी एजुकेशन का सवाल है, लाइफ का सवाल है। यहां पर मेरा मानना है आप किसी भी टीचर के साथ पढ़ो, आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा तो वो टीचर अच्छा है, समझ नहीं आ रहा तो फिर वो टीचर आपके लिए नहीं है। क्योंकि हर कोई किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं हूं, मैं बहुत लोगों को पढ़ाता हूं, बहुत लोग मुझसे खुश होते हैं, बहुत लोग नहीं भी होते। आपको ये डिफाइन करना है कि आपके लिए टीचर कौन सा अच्छा है। टीचर सारे अच्छे हैं, खराब कोई नहीं है। आपके लिए टीचर कौन सा अच्छा है, ये आपको डिसाइड करना है। तो एक फाउंडेशन बैच, 4 महीने का शेड्यूल, रिवीजन, कंप्यूटर सिलेबस फर्स्ट। एक सवाल आता है कि क्या नोट्स बनाने जरूरी है। देखो मैंने बोला कि यस, सिंस यू कैन मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आपको जरूरत लग रही है कि यार नोट्स बना के मैं, जैसे कुछ बच्चों की आदत, जैसे मैं ही हूं, तो मेरी आदत होती है कि जब मैं नोट्स बनाऊंगा ना, तो शायद नोट्स बना के मैं चीजों को लिख पाऊंगा, समझ पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं लिख के ज्यादा अच्छे से समझ पाता हूं, तो ठीक है आप बनाइए। किसी किसी को लगता है कि नहीं यार मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है समझ में आ गया, बात खत्म। वो चॉइस आपकी है। टेस्ट सीरीज वर्सेस यूट्यूब, ये काम आपको आफ्टर 4 मंथ्स करना है। 4 महीनों के बाद आपको यहां पर आना है, या फिर जब आपका मेंटर आपसे बोले, जब आपका मेंटर या फिर जो आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो अगर आपको बोले कि अब वक्त आ चुका है यूट्यूब क्लास करने का, अब वक्त आ चुका है टेस्ट सीरीज करने का, तो ही टेस्ट सीरीज और यूट्यूब पे जाइए, अदरवाइज नहीं। ठीक। जब आपका टीचर आपको बोले कि हाँ जी अब आपको आना है टेस्ट सीरीज करने, अब आपको आना है यूट्यूब करने, तो ही जाइए, अदरवाइज नहीं। हाउ टू डू सेल्फ स्टडी, एक टॉपिक आपने पढ़ा, 1 घंटे का एक टॉपिक पढ़ा आपने 7 से 8, अब आधे घंटे उसको रिवाइज कर लो, वो टॉपिक उसी दिन खत्म हो जाएगा। सबसे सही तरीका। अगले दिन फिर कोई नया टॉपिक पढ़ा, उसी को आधे घंटे रिवाइज कर लो। ठीक। चलिए, छोटे छोटे गोल बनाइए, उनको अचीव कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत में क्या होता है कि जब बहुत सारा सिलेबस होता है, आप छोटे छोटे गोल बनाइए, जिसको मैं बोलता हूं वीकली गोल। वीकली गोल का मतलब होता है कि आप क्या करिए, क्या डिसाइड कीजिए कि सर ने इस वीक में केवल 3 चैप्टर पढ़ाए या 2 ही चैप्टर पढ़ाए, सर मैं इस वीक में 2 चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, और जब कंप्लीट करूंगा तो अपने आप को प्राउड फील कराऊंगा कि यार मैंने गोल अचीव किया। छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए। सही है। बाकी मैंने क्या बोला कि एक रियलिस्टिक गोल होना जरूरी है। आप अपने टॉपिक को थोड़ी प्रायोरिटी दीजिए, टाइम टेबल जरूर बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है, तो एक सिस्टमैटिक में ढालने के लिए टाइम टेबल को आप बना सकते हो। ठीक है भाई, चलिए।
तो इसी के साथ आई होप कि काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। बाकी मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि मेरे कोर्सेज को, हमारे कोर्सेज को आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। ये देखिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप मोबाइल नंबर से लॉगिन और आप प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाइएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन अफोर्डेबल है बच्चों, और आप इस सब्सक्रिप्शन के साथ प्लान कर सकते हो। इसकी कॉस्ट कितनी है वो देख लो। ये हमारा बैच है, 13 सितंबर से लाइव हो रहा है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स की क्लासेस की टाइमिंग भी लिखी हुई है और 50% का ऑफ चल रहा है। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि 2800 रुपए में आपको पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ये ऑफर 7 सितंबर तक वैलिड रहेगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अंत तक देख रहे हो, तो इस सब्सक्रिप्शन को बाय कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। मतलब 2800 रुपए पे करने से आपका सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेगमेंट पे जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।